नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज से डेली अपलोड होगी दोस्तों कंप्यूटर की क्लास। और लगभग क्लास होगी 50 क्वेश्चंस की, मतलब 50 क्वेश्चंस उस क्लास में रहेंगे दोस्तों। और इसका टाइम रहेगा दोस्तों डेली 6:30 बजे का, मतलब शाम को 6:30 बजे आप हाजिर हो जाना एक तरीके से। और 50 क्वेश्चनों की क्लास आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। और उम्मीद है आप 50 में 50 सारे सही करोगे। हालांकि मैं डीपली बताऊंगा सारी क्वेश्चंस को। तो आपकी कंप्यूटर की तैयारी को बेटर करने के लिए कि आप कंप्यूटर में एक भी सवाल गलत नहीं करके आओ, इसलिए मैं क्लास ये लॉन्च कर रहा हूँ एक तरीके से। और ये डेली आएगी दोस्तों, मतलब रोजाना शाम को 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लास। तो रोजाना आपको हाजिर होना है। और लगभग क्लास का टाइम रहेगा, मतलब एक तरीके से लेंथ रहेगी इसकी 50 से 60 मिनट की, ठीक है। लगभग 50-60 मिनट की क्लास रहने वाली है दोस्तों। और इस क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का जिक्र करूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। और ये उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि अगर आप पूरी क्लास देख लोगे ना मेरी, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और पहला सवाल दोस्तों आज का क्या है हमारा, कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है। वाई इज ए कंप्यूटर कॉल ए डाटा प्रोसेसिंग मशीन। बताइए दोस्तों, क्यों कहा जाता है कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन। अगर आपको आता है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि यह केवल गणना करता है, क्योंकि यह इनपुट लेकर उसे प्रोसेस कर आउटपुट देता है, क्योंकि इसमें डेटा संग्रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हार्डवेयर पर निर्भर नहीं है। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जिससे क्लास आपको बेटर लगेगी और आप क्लास से बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ 50 क्वेश्चन है क्लास के अंदर, और 50 में से मैं ये देखता हूं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे भाई। तो यहाँ पे पहला जो पर्सन है उसका सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि ये इनपुट लेकर के क्या लेता है दोस्तों, ये इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के द्वारा, और फिर आउटपुट देता है एक तरीके से। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ये इनपुट लेकर उसे प्रोसेस कर आउटपुट देता है, ठीक है। सीधी सी बात ये मान लो दोस्तों कि अगर मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, जैसे ये क्या हो गया, सीपीयू हो गया, साथ में ये मॉनिटर हो गया आपका, ठीक है। और ये कनेक्टेड है, और जैसे ये कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड में आप ए लिखते हो, क्या लिखते हो दोस्तों, ए लिखते हो, तो ये ए सीधा कहां पहुंच जाएगा आपका, ये पहुंच जाएगा सीधा यहाँ पे प्रोसेस होगा पहले, मतलब सीपीयू में क्या होगा दोस्तों, ये प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होकर के आउटपुट कहां दिखाई देगा आपको, मॉनिटर में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा दोस्तों, मॉनिटर में दिखाई देगा। तो ये सीधी सी बात है, इनपुट लेकर उसे प्रोसेस कर आउटपुट देता है। कितने लोगों ने सही किया भाई पहला सवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन किन किन का सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा रहेगा दोस्तों आज का। दूसरा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट वाला सवाल है, और ये सवाल हर एग्जाम में एक सवाल आपको देखने को मिलता है ऐसा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर चल सकता है। भाई ये तो सही नहीं है, नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है, हाँ ये ठीक है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है, कोई काम का नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर क्या करोगे आप उसका। तो हार्डवेयर इज यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से असंबंधित है, नहीं, दोनों संबंधित है आपस में। इनपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर समान है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। किस किस का सही है भाई जवाब, जल्दी से मुझे बताइएगा। अब आपके मन में हो रहा होगा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक संक्षिप्त आपको हल्का से बता देता हूं। पहले तो बताओ दूसरा क्वेश्चन किस किस का सही हो चुका है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, और एकदम लिखता हूं मैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एक हो गया दोस्तों हार्डवेयर, HARDWARE, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओके, ठीक है। और उठा नहीं सकते, उठा नहीं सकते, मतलब छू भी नहीं सकते आप सॉफ्टवेयर को, उठा भी नहीं सकते। जबकि हार्डवेयर को आप छू भी सकते हो, छू सकते हैं, और उठा भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं एक तरीके से उठा करके, तो उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जिन चीजों को आप छू सकते हैं, जिनको उठा सकते हैं, वो सब किस में आएंगी, हार्डवेयर में आएंगी। जैसे कि हो गया आपका मॉनिटर, ठीक है, आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, इनको छू भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड हो गया, ठीक है। एमएस वर्ड के बाद में जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम मान लीजिए, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये आपके क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर हैं। और इंस्टाग्राम से मुझे याद आया, हमारा इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों दोसा कंप्यूटर वाला, जाके फॉलो कर लेना, दोसा कंप्यूटर वाला, ठीक है, जाकर के आप फॉलो कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर।
पहले दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है, बताइए दोस्तों। व्हाई इज द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड ए रिसोर्स मैनेजर? ठीक है, इंग्लिश में भी आपको मैं सवाल लेके आया हूं आज, तो इंग्लिश में भी आप आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो, वरना हिंदी में भी आराम से पढ़ सकते हैं। सवाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है भाई? कोई उम्मीदवार है, बता सकता है? क्योंकि यह रैम को सेव करता है, क्योंकि यह सभी संसाधनों जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, है ना, इनपुट आउटपुट को प्रबंधित करता है, ठीक है, क्योंकि यह इंटरनेट कनेक्शन देता है, ठीक है, क्योंकि यह एप्स को हटाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब? दोस्तों सही जवाब यह होगा कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ना, वो क्या करता है, एक तरीके से यह सभी संसाधनों को जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, को प्रबंधित करता है, यानी कि मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? तीसरे में बी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, आ गया सामने चौथा सवाल। चौथा सवाल है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस की भूमिका क्या है? मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस की क्या भूमिका है? तो डेटा इनक्रिप्ट के लिए, वेबसाइट डिजाइन के लिए, नेटवर्क में हर डिवाइस की पहचान के लिए, या पासवर्ड बनाने के लिए। दोस्तों बात करें आईपी की, तो आईपी का जो पूरा नाम है ना, आईपी का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है, एक तरीके से ध्यान रखना इस चीज का। आईपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और ये जो काम आती है ना आईपी, वो आती है दोस्तों नेटवर्क में हर डिवाइस की पहचान के लिए, नेटवर्क में हर डिवाइस की पहचान के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। चौथी में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्लास को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों को बता देना दोस्तों कि हर रोज 6:30 मतलब शाम को 6:30 पर, ठीक है, डेली, ओके, डेली आपकी क्लास आएगी, और क्लास के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको मतलब सभी दोस्तों को बोलना है जिनकी भी कंप्यूटर की एग्जाम है, ठीक है, और जो कंप्यूटर को अच्छे समझना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक भी सवाल गलत नहीं हो, तो ये क्लास रोजाना अटेंड करें दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल है हमारा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, HTTPS को HTTP से अधिक सुरक्षित क्यों माना जाता है? ध्यान देना इस चीज को, HTTPS को HTTP से अधिक सुरक्षित क्यों माना जाता है? क्योंकि यह SSL और TLS इनक्रिप्शन उपयोग करता है, क्योंकि यह तेज चलता है, क्योंकि यह वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाता है, क्योंकि यह केवल मोबाइल चलाता है। नहीं, डी बी ऑप्शन गलत रहेगा, इसमें सी भी गलत रहेगा, तेज चलता है ये भी गलत रहेगा। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? क्योंकि यह SSL और TLS इनक्रिप्शन उपयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही भाई? पांचवें में ए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की और। छठा सवाल हमारा क्या रहेगा? MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कब किया जाता है? MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो बात करें दोस्तों पहले MS वर्ड की। MS वर्ड जो काम आता है दोस्तों, वो आता है डॉक्यूमेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आता है, ओके। और इसमें जो मेल मर्ज का जो एक तरीके से उपयोग होता है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने, फाइल सेव करने के लिए, समान पत्र विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजने हेतु, चित्र जोड़ने के लिए, या पैराग्राफ एडिट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा मेल मर्ज का उपयोग? भैया आपने MS वर्ड पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए दोस्तों कौन कौन आंसर दे सकता है इसका कि मेल मर्ज का उपयोग कब किया जाता है MS वर्ड में? दोस्तों अगर आपको एक साथ में बहुत सारे लोगों को एक साथ में सेम लेटर लिखना है और उसमें अलग अलग नाम पते लिखने हैं, तो उसके लिए एक तरीके से उपयोग होगा। तो आगा समान पत्र विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजने हेतु, ठीक है। और ये यूज इसलिए किया जाता है कि आपकी समय की बचत हो जाएगी, मतलब टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, समय की बचत। ओके, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, समान पत्र विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजने हेतु। और मुझे बताइएगा MS वर्ड में किसने मेल मर्ज का उपयोग किया है भाई? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लग रही है वो भी आप बताओगे, ठीक है। और रिलैक्स रहो आराम से, बहुत अच्छी क्लास है। अभी 6 ही क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन होने बाकी हैं, तो बोर नहीं होना है, मजेदार क्लास है वैसे, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? MS एक्सेल में, वाह एक्सेल आ गया दोस्तों। रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या अंतर है? बताइए दोस्तों, MS एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन
रिलेटिव सेल चेंज व्हेन कॉपीड, एक तरीके से एब्सोल्यूट रिमेन फिक्स। ओके, दोनों समान है, बोथ आर सेम। एब्सोल्यूट सेल चेंज, रिलेटिव स्टेस फ्री, और यहाँ पे आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, नो डिफरेंस। बताइए दोस्तों सातवें में क्या जवाब होगा। दोस्तों एक तरीके से रिलेटिव सेल की बात करें तो अगर हम उसको कॉपी कर लेते हैं ना, तो जहां भी पेस्ट करेंगे वहां चेंज हो जाएगा उसका एड्रेस। जबकि एब्सोल्यूट जो रहती है ना, वो ऐसे रहती है एक तरीके से, जैसे डॉलर सिंबल ए कॉलम और जैसे कि डॉलर सिंबल 1। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये फिक्स रहता है एक तरीके से। क्या रहती है ये, फिक्स। मतलब आप कहीं भी कॉपी करोगे ना इसको, तो ये सेम वैल्यू प्रदर्शित होगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों आठवां। आज का आठवां सवाल रहेगा, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। सभी स्लाइड एक समान लेआउट पर डिजाइन रखने हेतु, केवल वीडियो डालने हेतु, स्लाइड डिलीट करने हेतु, या स्लाइड शो रोकने हेतु। बताइए दोस्तों स्लाइड शो मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है या प्रयोग क्यों किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। स्लाइड मास्टर की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर आपको आता है पावर पॉइंट संबंधित क्वेश्चन तो बताइए जल्दी से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सभी स्लाइड पर एक समान लेआउट व डिजाइन रखने हेतु। किस किस का सही है भाई, सभी स्लाइड पर एक समान लेआउट व डिजाइन रखने हेतु। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों नवे सवाल की ओर। नवा सवाल दमदार सवाल है वैसे तो। साइबर सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है। 2FA का क्या उद्देश्य है भाई। बताइए दोस्तों, लॉगिन प्रक्रिया को तेज बनाना, टू मेक लॉगिन फास्टर, अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जोड़ना, पासवर्ड हटाना, केवल मोबाइल पर उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से 2FA क्या होता है, एक तरीके से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसे हम इसलिए एक तरीके से वैलिड मानते हैं, एक तरीके से मान लो स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि इसको लगाने के बाद में आपको दो चीजें की जरूरत पड़ेगी किसी भी आईडी को खोलने के लिए। एक तो पासवर्ड पता होना चाहिए आपको, ठीक है, और दूसरी बात आपको OTP वगैरह पता होना चाहिए। मतलब दो चीजें होना चाहिए तब जाके खुलेगा। ओके, तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपकी जो कोई मान लो डाटा चोरी करना चाहता है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे आएगा कि अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जोड़ना, टू ऐड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 10वें सवाल की और 10वां सवाल हमारा आज का ये है कि ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सरकारी कामों का निजीकरण, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन व पारदर्शी बनाना, केवल टैक्स वसूलना, कंप्यूटर शिक्षा देना। दोस्तों ई गवर्नेंस की बात की जाए तो इसका जो मुख्य प्रमुख उद्देश्य है ना भाई, वो है सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन व पारदर्शी बनाना। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कागज रहित काम। ठीक है, सारे काम ऑनलाइन रहेंगे विदाउट कागज। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 10/10 मतलब 10 में से 10 सवाल पूरे सही हैं भाई, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कैसी लग रही है क्लास, अच्छी लग रही है तो उसके बारे में बताइए, क्लास के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और अब चलते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में ई मित्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब एक तरीके से राजस्थान में ई मित्रा का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य क्या है। मोबाइल सेवाएं देना, सभी नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, या बैंक खोलना, या सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना। बताइए दोस्तों ई मित्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात करें तो ई मित्रा का जो संबंध है, मतलब कौन से स्टेट में है ये, राजस्थान में। ठीक है, ई मित्रा कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। और ये क्या करता है दोस्तों, बताइए क्या करता है। ये करता है दोस्तों सभी नागरिक सेवाओं को, मतलब जो भी सेवाएं हैं नागरिकों के लिए, वो एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा आज का 12वां सवाल है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम NPCI, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में NPCI की क्या भूमिका है। बताइए दोस्तों, मुद्रा छापने की, बैंकों का ऑडिट करने की, टैक्स वसूलने की, या डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित करने की। ठीक है, जैसे कि देखो अब बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका सही जवाब। अगर आपने NPCI मतलब भूमिका, क्या भूमिका है NPCI की भाई, जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों NPCI की जो मुख्य भूमिका है वो है दोस्तों डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित करने की। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित करने की, जैसे मैं बता देता हूँ एक आध एग्जांपल आपको, जैसे कि हो गया UPI हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, UPI हो गया।
तो उसने मतलब यूपीआई को किसने विकसित किया है दोस्तों, इसने ही किया है, एनपीसीआई ने। ठीक है, तो इससे क्या होगा एक तरीके से कि आपको जो भुगतान है ना जो बहुत सरल हो गया और शीघ्र आप भुगतान कर सकते हो, फास्ट भुगतान कर सकते हैं इसका। और यूपीआई का तो आपने सबने यूज किया होगा, किसके काम आता है दोस्तों, पेमेंट करने के काम आता है। किसके आता है दोस्तों, पेमेंट करने के काम आता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है, कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है, वायरस बढ़ाने हेतु, फाइल डिलीट करने हेतु, नेटवर्क सुरक्षा हेतु, गेम इंस्टॉल करने हेतु। दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, सीधी सी बात यह है। तो यहाँ पे आएगा नेटवर्क सुरक्षा हेतु। क्या आएगा दोस्तों, नेटवर्क सुरक्षा हेतु। सी ऑप्शन इज राइट, नेटवर्क सुरक्षा हेतु। किस किस का सही है भाई, नेटवर्क सुरक्षा हेतु। अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग है। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग है। आपको दिख रहा है सवाल आसानी से, ठीक है। डाटा एंट्री के लिए, संपादन यानी कि एडिटिंग को ट्रैक करने हेतु, टेक्स्ट का रंग बदलने हेतु, दस्तावेज प्रिंट करने हेतु। दोस्तों यहाँ पे ट्रैक चेंज की बात की जाए तो अगर इसको मैंने ऑन कर दिया एमएस वर्ड के अंदर, एक बार आप ऑन कर दीजिए एमएस वर्ड के अंदर, फिर आप जो भी इसमें एडिट करोगे ना, लाइक के बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो या उसको डिलीट कर रहे हो किसी भी टेक्स्ट को, तो ये दिखा देगा एक तरीके से, शो कर देगा अलग से ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से बात करूं मैं अलग से संपादन एडिटिंग को ट्रैक करने के लिए, किसी ने बोल्ड किया है क्या इटैलिक किया तो अलग से बता देगा जो भी डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, तो अगर इसको ऑन करते हैं तो आपको ये ट्रैक करता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा 15 नंबर का। शॉर्टकट की अल्ट प्लस टैब का कार्य क्या है। कंप्यूटर रिस्टार्ट करना, फाइल सेव करना, खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करना, विंडो बंद करना। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप अल्ट प्लस टैब यूज करते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे मतलब उसका जो मतलब एक तरीके से कार्य होगा, ये कार्य होगा खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करना। मतलब मान लो पहले से ही एक प्रोग्राम है, जैसे मान लो आपने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है, क्या कर रखा है एमएस वर्ड, और आपने साथ में आपने एमएस एक्सेल भी मतलब एक तरीके से यूज कर रखा है। तो अगर मान लो आपको एमएस एक्सेल से सीधा एमएस वर्ड में जाना है ना, तो आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, अल्ट प्लस टैब प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे आप एमएस वर्ड से एक तरीके से एक्सेल से एमएस वर्ड में पहुंच जाओगे। यहाँ से वापस इसमें पहुंचना है तो वापस से क्या करना पड़ेगा, आपको अल्ट प्लस टैब ही प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए आपको अल्ट प्लस टैब प्रयोग करना पड़ेगा। फाइल सेव करने के लिए सिंपल है, कंट्रोल एस प्रेस कर दो बस। ठीक है, और यहाँ पे विंडो बंद करना है तो आप एक तरीके से कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस कर दो। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा, लेकिन इसका जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 16वां, एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई। डेटा को आकर्षक दिखाने के लिए, डेटा को सारांश और विश्लेषण करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, सीट को लॉक करने के लिए। जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। भाई आंसर कम आ रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि अब तक कितने सवाल सही कर चुके हैं आप, और क्लास कैसी लग रही है आपको, इजी लग रही है, हार्ड लग रही है। मुझे लग रहा है ज्यादातर जो पढ़ रखा हो जिन्होंने कंप्यूटर के लिए बहुत इजी क्लास है ये। ठीक है, या तो टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ ही नहीं रखा अभी तक भाई तो उनके लिए थोड़ी टफ लग सकती है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा आप डेली कितने बजे, रोजाना आपको 6:30 बजे उपस्थित हो जाना है दोस्तों। ठीक है, दौसा कंप्यूटर वाला पर, और यहाँ पे 6:30 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगी, और उस क्लास को वॉच करना है अच्छी तरह, और आंसर जितने हो सके उतना देना है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और क्लास का लेवल के और कितना हार्ड रखूं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास का लेवल ये सही है, कि इससे भी और टफ रखूं थोड़ा मैं। ठीक है, क्वेश्चन कितने रखूं क्लास के अंदर वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और रोजाना आप क्लास मिलेगी। ठीक है, और ये क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, कि आपके कंप्यूटर में एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक दो सवाल आ जाते हैं, खासकर आरएसआईटी तो पूरी 35 क्वेश्चन होकर आती है, बीएसएफएससी में भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हर एक एग्जाम में आ जाते हैं, एसएससी में भी आएंगे दोस्तों, सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग बनाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य है इस क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है। वो किया जाता है दोस्तों डेटा को सारांश, समराइज और विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भी 16वां। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर।
17वां क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का कार्य क्या है? एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का कार्य क्या है? तो मैं थोड़ा सा आपको काउंट के बारे में बता देता हूँ, काउंट के जो फॉर्मूले उनके बारे में लिख देता हूँ, इस जगह पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ जिससे साफ दिखेगा आपको। दोस्तों यहाँ पे काउंट के बाद इफ की बात करने से पहले बात करूंगा, एक तो बात करूंगा काउंट की, ओके, एक बात करूंगा काउंट इफ की, ठीक है। ये जो काउंट है ये सिर्फ करता है दोस्तों संख्याओं की गणना करता है। क्या करता है दोस्तों? संख्याओं की गणना करता है, ठीक है। लेकिन जो इफ का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एक तरीके से कंडीशन में आता है। किस में आता है दोस्तों? कंडीशन में आता है। तो कंडीशन के आधार पे हम काउंट कर सकते हैं संख्याओं को इससे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से बात करें, अगर सिर्फ काउंट लिखा होता तो संख्याएं होती, लेकिन यहाँ पे आ रहा है शर्त पूरी करने वाली कोशिकाओं। कोशिका मतलब सेल की बात की जा रही है यहाँ पे। सेल को इंग्लिश हिंदी में बोल देते हैं कभी कभी कोशिका, तो सेल समझना इसको। क्या है दोस्तों? सेल की गणना करता है, ठीक है, शर्त पूरी करने पर। मतलब एक तरीके से इफ लग गया ना यहाँ पे। इफ क्यों आता है दोस्तों? शर्त पूरी करने पे आता है, ठीक है। और काउंट सिर्फ आता है संख्याएं गणना करने के लिए। और यहाँ से एक आध फॉर्मूले बता देता हूँ आपको। एक होता है काउंट एक का फॉर्मूला, और एक होता है दोस्तों काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। काउंट एक काम करता है, सभी सेलों की गणना करता है। ये सभी सेल, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस लिखा होना चाहिए। एक तरीके से सभी सेल की क्या करता है दोस्तों? गणना करता है। और काउंट ब्लैंक सिर्फ खाली सेल गिनता है। क्या करता है दोस्तों? सिर्फ खाली सेल गिनता है। ये खाली ब्लैंक सेल गिनता है, काउंट ब्लैंक वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, शर्त पूरी करने वाली कोशिकाओं की गणना करता है। किस किस का सही है भाई? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी वानी पी लीजिए, काफी देर हो गई, 18 क्वेश्चन कर लिए भैया आपने। उम्मीद है आगे बढ़ते रहेंगे। अभी एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट क्या करता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एल अगर आप प्रेस करते हैं तो ये क्या वर्क करता है? टेक्स्ट को बुलेट में बदलता है, अप्लाइज बुलेट पॉइंट्स, टेक्स्ट को बोल्ड करता है, मेक ए टेक्स्ट बोल्ड, फाइल को सेव करता है, सेव द फाइल, या पेज प्रिंट करता है। दोस्तों अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं तो उसके लिए दोस्तों सीधी सी बात है, टेक्स्ट को बुलेट में बदलता है। किसमें दोस्तों? बुलेट्स में बदलता है। जैसे मान लो कोई भी नाम है, उसके आगे जैसे कि ऐसे पॉइंट पॉइंट आ जाएंगे, है ना, या कोई राइट टिक आ जाएंगे, तो बुलेट्स होते हैं ना, उनको एक तरीके से बदलता है, एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाएगा, फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाएगा, जबकि प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाएगा। किस किस का सही है भाई? ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से क्या अप्लाई होता है? बुलेट्स पॉइंट अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल आज का है हमारा, एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का क्या, एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन क्या होती है? स्लाइड बदलते समय दिखने वाले दृश्य प्रभाव, स्लाइड की सामग्री, बैकग्राउंड संगीत, या चार्ट डिजाइन। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका? 19वें में क्या आएगा भाई? जल्दी से मुझे बताइएगा। तो 19वें का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन इज राइट। ओके, 19वें में ए आएगा। किस किस का सही है? स्लाइड बदलते समय दिखने वाले जो प्रभाव, मतलब जो इफेक्ट दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशंस बोलते हैं, ठीक है। जब भी स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, से एक स्लाइड है, इससे आप दूसरी स्लाइड में जाओगे तो हल्का सा इफेक्ट जो नजर आता है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 20वें सवाल की ओर। 20वां क्या है? ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है भाई? बताइए। डेटा स्थायी रूप से संग्रहित करना, सीपीयू की गति बढ़ाना, इनपुट लेना, नेटवर्क नियंत्रित करना, ठीक है। दोस्तों एक तरीके से कैश मेमोरी की बात की जाए तो ये तेज मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों? ये तेज मेमोरी होती है एक तरीके से। और ये काम करती है, ये काम कहाँ करती है? आपके सीपीयू और रैम के बीच काम करती है। दोस्तों किसके बीच करती है? सीपीयू और रैम के बीच। और ये क्या करती है? डाटा को तेजी से एक्सेस करती है, जिससे कंप्यूटर मतलब सीपीयू का जो समय ना वो बचता है एक तरीके से। सीपीयू से तेजी से एक्सेस करवाता है डाटा। तो यहाँ पे आएगा सीपीयू की गति बढ़ाना। मुख्य उद्देश्य यही है, सीपीयू की गति बढ़ाना। किस किस का सही है भाई? सीपीयू की गति बढ़ाना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? 21वां है। फिशिंग शब्द किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। फिशिंग शब्द है जो किससे संबंधित है? वैसे बात करें फिशिंग की दोस्तों, फिशिंग आपका जो संबंध है ना, एक तरीके से ईमेल में ज्यादा होते हैं। अगर कोई ऐसी ईमेल आ गई जो एक तरीके से संवेदनशील जानकारी चुराती है आपकी,
तो उसमें फिशिंग अटैक होता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर से धोखाधड़ी, ईमेल या वेबसाइट की जानकारी चुराना, इंटरनेट स्पीड या डाटा बैकअप। तो मैंने बता दिया आपको, ईमेल संबंधित एक तरीके से धोखाधड़ी, ईमेल या वेबसाइट से जानकारी चुराना, मतलब आपकी निजी जानकारी चुराना, एक तरीके से संवेदनशील जानकारी चुराना इसका काम होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ओके, वैसे बोला जा सकता है कि फिशिंग का संबंध किससे, ईमेल से, ठीक है। संवेदनशील ईमेल जो आती हैं जिससे आपकी निजी जानकारी चुराई जा सकती है उन्हें हम फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। और एक शब्द और आता है दोस्तों स्पैम। क्या आता है दोस्तों, स्पैम और आता है एक। तो स्पैम का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्पैम क्या होते हैं दोस्तों, अनचाहे मेल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अनचाहे मेल, जो आप मतलब एक तरीके से चाहते नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया जिन्हें आप चाहते नहीं फिर भी आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अनचाहे मेल और बोलते हैं स्पैम, ठीक है। वो क्या होते हैं दोस्तों, स्पैम ईमेल होते हैं। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा 22वां आज का। रैनसमवेयर क्या होता है, बताइए दोस्तों। ऐसा वायरस जो फाइलें इनक्रिप्ट कर पैसों की मांग करता है, सिस्टम को तेज करने वाला प्रोग्राम, नेटवर्क कनेक्शन टूल या डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। रैनसमवेयर क्या है, बताइए दोस्तों क्या है। ऐसा वायरस जो फाइलें इनक्रिप्ट कर पैसों की मांग करता है वो होता है दोस्तों रैनसमवेयर। क्या होता है दोस्तों, रैनसमवेयर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 22वां समझ में आ गया होगा। वैसे समझ में तो आपको सारे आ रहे होंगे भाई, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लेट लग रही क्लास तो 2x कर लेना आराम से, समय बच जाएगा आपका। क्या कर लेना दोस्तों, 2x कर लो क्लास को, जिससे क्लास आपको और तेज लगेगी और समय बच जाएगा आपका थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर आपको धीरे क्लास लग रही है तो। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। 23वां सवाल है डिजिटल लॉकर सेवा का उद्देश्य क्या है। डिजिटल लॉकर सेवा का उद्देश्य क्या है। ईमेल भेजना, दस्तावेज सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहित करना, बैंक खाता खोलना या वेबसाइट बनाना। बताइए दोस्तों डिजिटल लॉकर क्या है। तो डिजिटल एक तरीके से मान लो कि ऑनलाइन आप कोई दस्तावेज रखते हो, सुरक्षित रखते हो, तो उन्हें बोलते हैं डिजिटल लॉकर में आता है, ठीक है। उसका उद्देश्य होता है दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहित करना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ये तो आपने सही कर दिया होगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां सवाल है उमंग ऐप किसके लिए उपयोग करता है, उमंग ऐप किसके लिए उपयोग होता है, किसके लिए उपयोग होता है। गेम खेलने के लिए, सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप पर लाने के लिए, म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए या सोशल मीडिया के लिए। बताइए दोस्तों उमंग ऐप किसके लिए उपयोग होता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, उमंग ऐप किसके लिए उपयोग होता है। सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप पर लाने के लिए उपयोग होता है। भाई मैंने बता दिया आंसर इसका, क्यों कष्ट कर रहे हो आप फालतू में, नहीं बता देता हूँ। सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप पर लाने के लिए। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है, जिससे सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। और साथ में आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये सब तभी करना है जब आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास अच्छी नहीं लगी तो मत करना, ठीक है। वैसे मुझे पता है थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी यार, कर दो, ठीक है। 25 सवाल कर सकते हैं। 25 भामाशाह योजना राजस्थान के किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। भामाशाह योजना राजस्थान में किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, ठीक है। राजस्थान वाले ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ठीक है, राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे बात की जा रही है भामाशाह योजना राजस्थान में किस उद्देश्य से लिए शुरू की गई थी। महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु, किसानों को सब्सिडी देने हेतु, छात्रवृत्ति योजना हेतु, रोड निर्माण हेतु। बताइए राजस्थान वालों, आपको तो पता होगा क्योंकि आपके पास भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड होगा, ठीक है। भामाशाह कार्ड का नाम मतलब कि अब जन आधार कर दिया दोस्तों, पहले भामाशाह कार्ड था, अब क्या कर दिया उसको जन आधार कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, जन आधार कर दिया। तो बताइए ये योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, जल्दी से मुझे बताइएगा अगर आपको आता है तो। देखते हैं दोस्तों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा 25वां क्वेश्चन। और 25 में से आपके कितने सही हो गए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। 25 में से 15 से ज्यादा किस किस के सही हो गए भाई। ये पूरे 25 में 25 सही है, ऐसे भी कोई शख्स है क्या, बहुत होंगे भाई। अब चलते हैं दोस्तों 26वें सवाल की ओर। 26 सवाल है राज ई साइन क्या सुविधा देती है। राज ई साइन क्या सुविधा देती है।
डिजिटल हस्ताक्षर करने की, ईमेल भेजने की, फाइल डाउनलोड करने की, या इंटरनेट शेयर करने की? बताइए दोस्तों, राजी साइन क्या सुविधा देती है? तो दोस्तों ये सुविधा जो देती है ना, वो देती है डिजिटल हस्ताक्षर करने की, डिजिटल हस्ताक्षर करने की। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 27 सवाल की ओर। 27वां है, सीएससी का पूरा नाम क्या है? सीएससी का पूरा नाम क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर, सेंट्रल सर्विस कमीशन, कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर, या सिटीजन सर्विस कॉर्पोरेशन? बताइए दोस्तों, सीएससी का पूरा नाम है तो यह है कॉमन सर्विस सेंटर। क्या है दोस्तों? कॉमन सर्विस सेंटर। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 28 सवाल की ओर। 28 सवाल है, शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट डिलीट का उपयोग क्या है? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कंट्रोल अल्ट और डिलीट का उपयोग क्या है? कंप्यूटर बंद करने के लिए, टास्क मैनेजर खोलने या सिस्टम रिस्टार्ट करने हेतु, वर्ड खोलने हेतु, डेस्कटॉप दिखाने हेतु? बताइए दोस्तों क्या होगा? अल्ट, कंट्रोल अल्ट और डिलीट का उपयोग। दोस्तों इसका उपयोग होगा टास्क मैनेजर खोलने या सिस्टम रिस्टार्ट करने हेतु। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, किस किस का सही था भाई ये सवाल 28वां। अब चलते हैं दोस्तों 29 सवाल की ओर। 29वां सवाल है हमारा आज का, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिक रेफरेंस लिंक, या यूनिफाइड राउटिंग लोकेटर? बताइए दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम क्या है भाई? यूआरएल, वेबसाइट का पता। यूआरएल क्या होता है दोस्तों? वेबसाइट का पता यूआरएल कहलाता है। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल कहलाता है। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों? बताइए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, उम्मीद है पता लग गया होगा आप आंसर इसका। बी ऑप्शन इज राइट, बी आंसर होगा इसका। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल है, शॉर्टकट की या शॉर्टकट विंडो प्लस डी क्या कार्य करता है? बताइए दोस्तों, विंडो प्लस डी क्या करता है? सभी विंडो बंद कर डेस्कटॉप दिखाता है, फाइल खोलता है, स्क्रीन लॉक करता है, या फिर सर्च खोलता है? बताइए दोस्तों क्या करता है विंडो प्लस डी? अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा मुझे। विंडो प्लस डी क्या करता है दोस्तों? सभी विंडो बंद कर डेस्कटॉप खोलता है। क्या करता है दोस्तों? सभी विंडो बंद कर डेस्कटॉप खोलता है। तो 30 में से किस किस के 30 सही हो चुके हैं अब तक? जल्दी से बताइए, 30/30 रिजल्ट किस किस का आ रहा है? और चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां आज का, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है भाई? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेड डाटा फाइल, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फोल्डर, या पेज डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट? बताइए दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। किस किस का सही है भाई पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32वां, कौन सा उपकरण केवल इनपुट डिवाइस है? कौन सा उपकरण केवल इनपुट डिवाइस है? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे बात करें मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर, तो मॉनिटर की बात करें ये कौन सा है दोस्तों? आउटपुट है। कौन सा है दोस्तों? आउटपुट है। प्रिंटर की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों? आउटपुट है। स्कैनर की बात करें तो ये क्या है दोस्तों? इनपुट है। और स्पीकर की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों? आउटपुट है। आउटपुट। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? स्कैनर होगा। किस किस का सही है भाई स्कैनर? अगर आपको मतलब पहले से आता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और स्कैनर किस किस ने सही जवाब दिया था? तो स्कैनर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि कौन सा उपकरण क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 33वां आज का, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग, लोकल डिस्क पर डेटा सेव करना, हार्ड डिस्क को साफ करना, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना? बताइए दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है भाई? दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का जो अर्थ है वो है दोस्तों इंटरनेट पर, कहाँ पे दोस्तों? इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग करना।
ठीक है, डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ओवर द इंटरनेट, ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। बहुत थोड़ी ना हो रहे हो आप भाई, मैं भी तो पूरी क्लास एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको भी अब एक साथ देखनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है अपन दोनों की। मेरी मजबूरी है आपको पढ़ाने की, आपकी मजबूरी है कंप्यूटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आने हैं। ठीक है, क्यूआर कोड किसका उदाहरण है? भाई आपने क्यूआर कोड तो स्कैन किया ही होगा, तो ऑडियो सिग्नल, ऑप्टिकल मशीन रीडेबल कोड, या कंप्यूटर वायरस, या बाइनरी प्रोग्राम, बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है? क्यूआर कोड किसका उदाहरण है भाई, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे क्यूआर कोड जो उदाहरण है वो है ऑप्टिकल मशीन रीडेबल कोड का। किसका है दोस्तों? ऑप्टिकल मशीन रीडेबल कोड का। किस किस का सही था भाई ये? ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 35वां, कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? बहुत इजी सवाल है, काफी बार बता दिया मैंने इसको, तो भाई जल्दी से बता दीजिएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बेस इंटरनल आउटपुट स्ट्रक्चर, या बेसिक इंटरनल ऑप्शन सेटअप। बताइए दोस्तों BIOS का पूरा नाम क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा BIOS का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। BIOS का जो पूरा नाम है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था भाई? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उम्मीद है सभी का सही होगा ये तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां, RTGS का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों RTGS का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैपिड ट्रांसफर गेटवे सिस्टम, रेगुलर ट्रांजैक्शन जनरल सिस्टम, या रियल ट्रांजैक्शन गेटवे सेटअप। बताइए दोस्तों RTGS का पूरा नाम क्या है? RTGS की बात कर रहा हूं मैं, और ये एक तरीके से मतलब एक तरीके से तेजी से सेटलमेंट करता है सब चीजों का ये। ठीक है, क्या करता है दोस्तों? तेजी से सेटलमेंट करता है। और RTGS का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? RTGS का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है दोस्तों? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 37 सवाल की ओर। निफ्ट और IMPS, NEFT और IMPS में मुख्य अंतर क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? NEFT इंस्टेंट होता है, IMPS डिले करता है, या IMPS इंस्टेंट होता है, NEFT शेड्यूल बैचेज में चलता है, या दोनों इंस्टेंट है मतलब जल्दी से काम करते हैं, या दोनों ऑफलाइन है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा दोनों में अंतर, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा मुझे। एक तरीके से दोनों पेमेंट करने की प्रक्रिया है, मतलब पेमेंट किया जाता है इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा क्या होगा 37वें का सही जवाब। तो दोस्तों इसमें होगा IMPS इंस्टेंट होता है, जबकि निफ्ट शेड्यूल बैचेज में चलता है। ठीक है, मतलब ये जल्दी पेमेंट करता है जबकि ये टाइम लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 38वें सवाल पर। 38वां है यहाँ पे, यूपीआई का विकास किसने किया था? यूपीआई का विकास किसने किया था? अब यहाँ पे बात करें यूपीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लिख रखा है ना यहाँ पे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है दोस्तों? यूपीआई का पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? पूरा नाम है। कई बार सवाल आ सकता है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यहाँ पे आ रहा है कि इसका विकास किसने किया था। मैंने अगर क्लास स्टार्ट की थी तो उस टाइम आपको बताया था कि यूपीआई का विकास किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एनपीसीआई ने। किसने दोस्तों? एनपीसीआई ने किया था। ठीक है, आरबीआई ने नहीं किया, एसबीआई ने नहीं किया, यूआईडीआई ने नहीं किया। ठीक है, इसने किसको जारी किया दोस्तों? आधार कार्ड को जारी किया था। किसने दोस्तों? यूआईडीएआई ने दोस्त जारी किया था, आधार जारी किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एनपीसीआई ने जो जारी किया था वो यूपीआई एक तरीके से पेमेंट सिस्टम, यहाँ पे आएगा एनपीसीआई द्वारा विकास, एनपीसीआई ने विकास किया था यूपीआई का। ठीक है, यूपीआई का विकास किसने किया था? एनपीसीआई ने। उम्मीद है 38 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 39, आधार कार्ड का तकनीकी आधार क्या है? आधार कार्ड का तकनीकी आधार क्या है भाई? जल्दी बताइएगा। बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा, क्रेडिट स्कोर, पैन डाटाबेस, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट? बताइए दोस्तों आधार कार्ड का तकनीक आधार क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा आधार कार्ड का तकनीक आधार क्या है। दोस्तों आधार कार्ड का जो तकनीक आधार है वो बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा। ए ऑप्शन इज राइट, बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको 39वां। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सिंपल सा, ठीक है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? अगर आप मेरी क्लास यहां तक पहुंच चुके हैं तो मुझे बताइए आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, क्योंकि ये एकदम इजी सवाल है। आप सभी के पास आधार कार्ड होगा तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 16 और डी ऑप्शन है 14। जल्दी से बताइए मुझे कितने अंक होते हैं। और ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मत पूछना इतना कठिन सवाल हमसे कैसे पूछ लिया आपने, ठीक है। ओके, इजी सवाल है भाई, कठिन नहीं है। और चलते हैं 40 सवाल की ओर। 40वां है दोस्तों, साइबर क्राइम में की लॉगर क्या होता है? साइबर क्राइम में की लॉगर क्या होता है भाई? जल्दी बताइएगा, साइबर क्राइम में की लॉगर क्या होता है? पासवर्ड जनरेटर, कीबोर्ड पर दबाए गए सभी कुंजियों को रिकॉर्ड करने वाला प्रोग्राम, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने वाला टूल या गेम सॉफ्टवेयर। जल्दी से बताइए दोस्तों मुझे, साइबर क्राइम में की लॉगर क्या होता है भाई? अगर आपको आता है तो आप मुझे आराम से दे सकते हैं इसका जवाब। साइबर क्राइम में की लॉगर क्या होता है? साइबर क्राइम में जो कीलॉगर होता है ना, वो होता है दोस्तों कीबोर्ड पर दबाए गए सभी कुंजियों को रिकॉर्ड करने वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। कीलॉगर क्या होता है? कीबोर्ड पर दबाए गए सभी कुंजियों को रिकॉर्ड करने वाला प्रोग्राम कीलॉगर कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 41, 41वां। स्पैम ईमेल का अर्थ है महत्वपूर्ण ईमेल, अनचाहा या अवांछित ईमेल, बैंकिंग ईमेल या ईमेल वायरस। अभी मैं बता के आया था आपको, जो फिशिंग अटैक के बारे में हल्का सा बताया था आपको, जो सवाल था उसमें बताया था कि इसमें ईमेल भी होते हैं दोस्तों। और वो कौन से ईमेल होते हैं जिनको आप चाहते नहीं है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी जिंदगी में आ जाते हैं, तो वही है स्पैम ईमेल, ठीक है। चाहते नहीं है लेकिन फिर भी जिंदगी में आ जाते हैं, ये मतलब ईमेल में आ जाते हैं, मतलब अवांछित, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अनचाहा या अवांछित ईमेल, अनवांटेड और जंक ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, अनचाहा या अवांछित ईमेल, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 42, 42वां। कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? अब कैप्चा का नाम सुनते ही किस किस के माइंड में आ गया कैप्चा भाई? ठीक है, मैं हल्का समझा देता हूँ आपको। जैसे आप मान लो कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो ऐसे एक बॉक्स आता है जिसके अंदर ऐसे लिखा आता है ना यू, है ना, जैसे कि यू लिख दिया मैंने, ऐसे यू, फिर मैंने कर दिया 1, है ना, H 8 P, ऐसे एक कोड दिखाता है जिसे आपको टाइप करना होता है यहाँ पे। जैसे मान लो सेम टाइप करना होता है आपको, ऐसे कैसे, है ना, जैसे आप सेम टाइप करोगे और वो अपने आप वेबसाइट जो भी होती है वो खुल जाती है, तो सेम टाइप करना पड़ता है आपको ऐसे इसमें, तो वो होता है कैप्चा। और ये जो होता है एक तरीके से यहाँ पे सवाल, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, उपयोगकर्ता की पहचान, ये दोस्तों उपयोगकर्ता की पहचान मानव के रूप में सत्यापित करने के लिए, मतलब आप रोबोट तो नहीं हो एक तरीके से, है ना। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, उपयोगकर्ता की पहचान मानव के रूप में सत्यापित करने हेतु कैप्चा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैप्चा का, ठीक है। और बता भी दिया मैंने कैसा होता है कैप्चा, आप सभी ने यूज किया होगा लाइफ में कैप्चा का, तो ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 43 की ओर। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ना, विदेशी निवेश बढ़ाना, केवल ग्रामीण विकास या मोबाइल बनाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो मुझे जल्दी से बताइएगा। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ना, सभी नागरिकों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ना। किस किस को समझ में आ गया है क्वेश्चन? ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 44 की ओर। वाईफाई का पूरा नाम क्या है भाई? जिंदगी में आपने वाईफाई का यूज खूब किया होगा, मुझे बताइए पूरा नाम क्या है इसका? वायरलेस फिडेलिटी, वाइड फिडेलिटी, वेब फाइल या वायर्ड फाइल। बताइए दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा मुझे, वाईफाई का पूरा नाम क्या है भाई? दोस्तों वाईफाई का जो पूरा नाम है बता दो ना यार, आप यूज करते होंगे वाईफाई का, ऐसी बात तो नहीं है। बताइए क्या होगा जवाब इसका? दोस्तों वाईफाई का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। आ जाता है कई बार, इजी सवाल है वैसे, वायरलेस फिडेलिटी होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 45 की ओर। 45 हो चुके हैं, मतलब 45 आ चुका है, इसके बाद में 5 क्वेश्चन और बचेंगे आपके।
ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग होती है? ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग होती है? वायरलेस डेटा ट्रांसफर, लैन कनेक्शन, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए। ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग होती है भाई? जल्दी से बताइएगा किसके लिए होती है उपयोग? दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक जो उपयोग होती है वो होती है दोस्तों वायरलेस डेटा ट्रांसफर। आपने ब्लूटूथ का उपयोग किया होगा, मतलब एक तरीके से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी होती है विदाउट कोई वायर, ठीक है, तो आप ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आएगा वायरलेस डेटा ट्रांसफर। क्या आएगा दोस्तों? वायरलेस डेटा ट्रांसफर, ठीक है, तारों के बिना। ओके, 46 की ओर चलते हैं, 5 हो चुका है पूरा। प्लग एंड प्ले का अर्थ क्या है? प्लग एंड प्ले का अर्थ क्या है? डिवाइस को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है केवल गेम खेलने के लिए, केवल मोबाइल के लिए, या डिवाइस लगाते ही सिस्टम उसे पहचान लेता है? डिवाइस लगाते ही सिस्टम उसे पहचान लेता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? प्लग एंड प्ले का क्या जवाब होगा सही? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डिवाइस लगाते ही सिस्टम उसे पहचान लेता है, ठीक है। जैसे आप डिवाइस लगाते हो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर से पहचान लेता है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? प्लग एंड प्ले, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्लग एंड प्ले बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 47वें सवाल की ओर। रैम और रोम में क्या अंतर है? बताइए दोस्तों। अब रैम और रोम में अंतर क्या है ये भी पूछ लेता है कई बार इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो मैं लिख देता हूं ऊपर हल्का सा यहाँ पे। रैम की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है रैंडम, आपको दिखाई दे रहा होगा RANDOM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम का क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी, MEMORY, ठीक है। और ये एक तरीके से जो रैम होती है वो होती है दोस्तों अस्थायी। कौन सी होती है? अस्थायी होती है, जबकि रोम क्या होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार कि रैम स्थायी है और रोम अस्थायी। तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया, रैम अस्थायी है, सही बात है, और रोम क्या है दोस्तों? स्थायी है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, रैम अस्थायी है और रोम स्थायी है। तो यहाँ पे सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो बी ऑप्शन इज राइट कि रैम इज टेम्परेरी और रोम इज परमानेंट। ओके, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 48वें क्वेश्चन की। 48वां है कौन सा डिवाइस या कौन सा उदाहरण आउटपुट डिवाइस का है? बताइए दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। 4 ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और स्कैनर। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा भाई, आउटपुट कौन सा इनमें से? आउटपुट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कीबोर्ड की बात की जाए तो इनपुट है, माउस की बात की जाए तो ये भी इनपुट है, मॉनिटर की बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों? आउटपुट है, और स्कैनर क्या है दोस्तों? इनपुट है। ध्यान रखना, स्कैन क्या करता है? एक तरीके से डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, जो प्रिंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्कैन करता है, एक तरीके डिजिटल करना करता है एक तरीके से, तो ये भी इनपुट होगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर क्या है दोस्तों? आउटपुट है। क्या है दोस्तों? आउटपुट है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 49। कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है? पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रोजेक्ट सेव करने के लिए, या पेज हटाने के लिए? बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है? दोस्तों कंट्रोल पी का जो प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए होता है, पेस्ट करने के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में वी का, ठीक है, वी ओके, कंट्रोल वी का होता है। प्रोजेक्ट सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा 49। अब चलते हैं दोस्तों 50 की ओर। आज का अंतिम सवाल रहेगा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और क्लास कैसी लगी? अगर आपने यहाँ तक पहुँचा है तो आपको पूरा अंदाजा लग गया हो क्लास का। क्लास कैसी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कौन कौन लोग यहाँ तक 50वें क्वेश्चन तक एक साथ पहुँच गए, मतलब एक बार में, जब से स्टार्ट किया और एंड तक एक बार में उन्होंने क्लास देखी है, ओके, मतलब एक सांस में पूरी क्लास देख ली, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमने देखी है, ठीक है। सवाल है 50वां, साइबर एथिक्स का क्या अर्थ है? इंटरनेट उपयोग के नैतिक नियम, केवल कानून, कंप्यूटर डिजाइन, पासवर्ड बनाने का तरीका। साइबर एथिक्स क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, साइबर एथिक्स क्या होता है दोस्तों? साइबर एथिक्स का मतलब होता है एक तरीके से इंटरनेट उपयोग के नैतिक नियम के साथ इंटरनेट उपयोग करना। तो यहाँ पे साइबर एथिक्स का काम होता है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट।
दोस्तों ये क्लास थी आज की हमारी, मतलब एक तरीके से 50 क्वेश्चनों वाली। और 50 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आपको इजी लगे, कितने हार्ड लगे, क्लास कैसी लगी, सब कुछ बताना दोस्तों। अगर क्लास आपको और टफ चाहिए और हार्ड क्लास चाहिए और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। इस क्लास का लेवल कैसा रहा आपके लिए वो मुझे बताइएगा। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा होगा तो एकदम ईजी लेवल है आपका। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा होगा अभी तक और ये पहली क्लास आपके लिए, तो आपको ये हार्ड लगी होगी, थोड़ी सी टफ लगी होगी, ठीक है। ओके, और क्लास में क्या कमी रही वही मुझे बताना, ठीक है। और साथ में मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी के पास इस क्लास को शेयर कर दो। और हाँ, डेली डेली शाम, मतलब इवनिंग में, EVENING, इवनिंग में 6:30 बजे हाजिर हो जाना दोस्तों, 6:30 PM पे, क्योंकि 6:30 PM पे मैं क्लास अपलोड कर दूंगा और आपको उसको देखनी है फिर, ठीक है। तो उम्मीद है आप देखोगे। और इसको देखने का उद्देश्य, आप मैं वो डालने का उद्देश्य ये है, कंप्यूटर को परफेक्ट बनाना एक तरीके से, ठीक है। कंप्यूटर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप सभी एग्जामों में आने लग गया कंप्यूटर आजकल, और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। खासकर RSCIT हो गया, BSF SCM हो गया, SSC हो गया, सभी में कंप्यूटर आता है दोस्तों। तो उन सभी के लिए एक क्लास बनाई है मैंने, ठीक है। तो आप सभी उन लोगों को शेयर करो जो आपके ग्रुप में है, आपके दोस्त हैं जो कंप्यूटर संबंधित पर्सन पढ़ना चाहते हैं, उनको सभी को शेयर करना दोस्तों। क्लास कैसी लगी हो तो मुझे बताओगे, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। लाइक भी कर लेना और साथ में क्लास को अच्छी तरह देखना। और जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उनको आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा। नोटबुक ले लो साथ में और उसमें आप लिख लो आराम से। अगर कोई फुल फॉर्म आपको नहीं आती उसको लिख लीजिए, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है उसको लिख लीजिए, जिससे आपको बार बार क्लास देखनी ना पड़े, ठीक है। और सब कुछ आपको ईजी वे में मिल जाए दोस्तों। क्लास की जो PDF है दोस्तों, ये PDF आपको मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, दोसा कंप्यूटर वाला मिल जाएगी आपको PDF, है ना। तो वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं आराम से PDF को, ठीक है। तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और क्लास, मतलब ये क्लास जैसे अपलोड होती है मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपको सारी बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।